हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम दोस्तों पढ़ रहे थे आचार्य शुक्ल के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के प्रकरण 3 का देश भाषा काव्य, जिसमें कि प्रधान रूप से रासो काव्य को आचार्य शुक्ल ने लिया है, जिसमें बताया है कि देश भाषा काव्य में रासो साहित्य है उसकी रचना क्यों हुई। क्योंकि दोस्तों उस समय उत्तरी पश्चिमी भारत है वो भारत की पूरी सभ्यता का केंद्र हो गया था और इसीलिए उस पर मुसलमानों के जो आक्रमण हैं वो लगातार हो रहे थे। तो देश में युद्धों का माहौल था। जो चारण एवं भाट कवि हैं वो सैनिकों में उत्साह भरने के लिए वीर रस से परिपूर्ण है वो कविता करते थे। दरबारों में अपने पांडित्य का चमत्कार, दान की प्रशंसा इत्यादि से संबंधित काव्य की अब कोई पूछ नहीं रह गई थी। इसलिए रासो साहित्य है दोस्तों वो लिखा गया। फिर रासो साहित्य में उन्होंने कहा है कि एक तो प्रबंध काव्य परंपरा है, एक मुक्तक काव्य परंपरा है जो बैलाड्स यानी कि वीर गीत के रूप में है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है और वीर गीत में आपका वीसलदेव रासो जैसे काव्यों को उन्होंने लिया है। आदिकाल की उन्होंने भाषा पे विचार किया कि सबसे पहले वीर गीत के रूप में हमें क्या है, वीसलदेव रासो मिलता है। हम्मीर रासो वो खुमाण रासो पे उन्होंने विचार किया। वीसलदेव रासो नरपति नाले की रचना है और क्या है, श्रृंगार रस प्रधान है। रासो साहित्य में मुख्यतः रूप से वीर रस प्रधान है, इसीलिए उन्होंने आदिकाल का नामकरण है वो बीलगाथा काल किया है। लेकिन आचार्य शुक्ल जिन रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं उनमें से अधिकतर को, जैसे कि खुमाण रासो को भी उन्होंने क्या है, उसके बारे में भी उनका क्या है, निश्चित मत नहीं है। इसके अलावा वीसलदेव रासो को भी कहा गया है कि भाषा के आधार पे, वस्तु के आधार पे इसका क्या है, प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। और ये श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, वीर रस का तो इसमें किंचित आभास मात्र है। तो सारी अपनी कही गई रचनाओं को भी वो नकार देंगे। चंद्रवरदाई के रासों को उन्होंने जाली ग्रंथ कहा है। तो इत्यादि बातें हैं हमने पिछली कक्षा में देखी। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रवरदाई हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं। संवत 1225 से 1249 चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये कथन ही दोस्तों क्या है, एक तो आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रथम महाकवि कौन से हैं, या फिर ये कथन दे करके कहा जा सकता है कि इसका कथन है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। तो क्या है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति भाट थे, चंद्रवरदाई भाट थे, जगात गोत्र है वो इनका पूछा जा सकता है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि उससे अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में वे सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थीं सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2-2.5 हज़ार पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य बातें, परीक्षा उपयोगी बातें हैं वो शुरू हो गई हैं कि 2.5 हज़ार पृष्ठों का क्या है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय हैं। ये तो दोस्तों बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता रहा है। सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का इसमें व्यवहार हुआ है।
तो ऑप्शन के रूप में कि भाई पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सा कथन असंगत है, कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, कौन सा कथन समीचीन नहीं है, तो इत्यादि के रूप में ये बात क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि 2500 प्रश्नों की रचना है जिसमें 69 समय हैं। सर्ग या अध्याय को क्या नाम दिया गया है? समय कहा गया है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार इसमें हुआ है। मुख्य छंद है कवित, जिसे कि क्या कहा जाता है? छप्य भी कहा जाता है। दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण ने पूरा किया था, वैसे ही रासो के पिछले भाग को भी चंद्र के पुत्र जल्लण द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिन पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्लहण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्लहड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसको पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में ही हुआ है। तो ये पंक्ति है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है, वो पूछी जा चुकी है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि पुस्तक जल्लण हट दे चली गज्जन नृप काज, कि जल्लण के हाथ में अपनी पुस्तक को देख करके गजनी के लिए नृप काज यानी अपने राजा के कार्य के लिए गजनी को चल दिए। रघुनाथ चरित हनुमंत करत भूप भोज उद्धरिय जमिए, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद करत चंद नंद उद्धरिय तिमिय। तो ये पंक्ति भी आपसे पूछी जा सकती है। रघुनाथ चरित हनुमंत करत भूप भोज उद्धरिय जमिए, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद करत चंद नंद उद्धरिय तिमिय। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। तो क्या है? वशिष्ठ मुनि द्वारा क्या है? आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया जिसमें से 4 कुल हैं दोस्तों, 4 क्षत्रिय कुल हैं वो हुए थे। सबसे पहले क्या है? जो आपके परमार हैं, प्रतिहार हैं, प्रतिहार, परमार, आपके क्या हैं जो गुजरात में है सोलंकी हैं, और आपके ये हैं आपके चौहान। ठीक है, तो अंत में चौहान है वो प्रकट हुए हैं। ये जी के संबंधित सवाल है, लेकिन आपको याद रखना है कि आबू में यज्ञकुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति और चौहानों की अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोंवर यानी तोंवर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ में हुआ था और इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई थी, जो कि गैड़वाड़ वंश का शासक था। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिससे पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद ले लिया, जिससे क्योंकि उनका संतान ही नहीं थी, पुत्र ही नहीं था, 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद ले लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज्य एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी ना लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगता का स्वयंवर भी रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे एक महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगता से गांधर्व विवाह किया। अंत में वे उसे हर कर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा और राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत ह्रास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था। बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन भी चढ़े आया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वह हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में उसने पृथ्वीराज को
पकड़े जाकर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कभी चंद भी गजनी पहुँचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों ने एक दूसरे को मारकर मर गए। तो ये जो कथा है दोस्तों, ये क्या है, हमें यदि हम जीके के हिसाब से देखें तो वो क्या है, गजनी नहीं ले गए थे, बल्कि यहीं पर मौत हो गई थी पृथ्वीराज की। लेकिन यहाँ पर क्या है, गजनी ले गया था और 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, तो ये कहा था। और ऊपर बैठे हुए चौहान व शहाबुद्दीन गौरी को उसने क्या है, चौहान जी ने तीर चला करके मार दिया था। शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के वैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास आए। शुक्ल ने क्या कहा है कि रासो काव्य में किसी न किसी क्या है, कोई युद्ध राजनीतिक कारण से भी हुआ हो, फिर भी यहाँ का कारण है वो कल्पित करके किसी नारी को बना दिया गया है। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः हम इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं विरासों में भरी पड़ी हैं। हाँ, एक आपका जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में पद्मावती समय लग रहा है, उसमें भी क्या है, इसी का है कि पद्मावती को बिहाने के लिए गांधर्व विवाह करने के लिए जाता है और उसमें समुद्र शेखर की सेना से क्या है, युद्ध होता है। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए गए संबतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को पृथ्वीराज के सामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है। उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं और संबतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, कथन आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि ऐसा कौन सा विद्वान है जो रासों में वर्णित घटनाओं को, संबतों को भाटों की बिल्कुल कपोल कल्पना मानता है, तो वो हो जाएंगे ओझा जी। पृथ्वीराज की राजसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा था जो पूरा नहीं मिलता है। उसमें दिए हुए संबत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी लिखा है, जिसका समर्थन हाँसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हम्बीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा नंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना, उसके पक्ष में लड़ना, संयोगता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। तो क्या है दोस्तों, उसके तथा हम्बीर महाकाव्य आदि कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली में तोमर राजा नंगपाल की पुत्री से विवाह, पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना, उनके पक्ष में लड़ना, संयोगता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। तो ये क्या हैं, इसकी कल्पना की बातें हैं। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं, जबकि अग्निकुल का कोई कहीं उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध है वो 1158 में लिखा है, यानी कि दोस्तों 1101 में लिखा है। पर शिलालेखों और दानपत्रों में जो संबत मिलते हैं उसके अनुसार रासों में दिए हुए संबत ठीक नहीं है। अब दानपत्र या शिलालेख जिसमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमरदेव महोबे का राजा परमाल के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं।
पृथ्वीराज के 4 जिसके संवत 1224-1244 के बीच में है। जयचंद के 12 जिनके 1224-1243 के बीच में है। परमर्दी देव के 6 जिनके 1223-1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमर्दी देव के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों का पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक पुष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहास के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी 1248 यानी कि 1191 में हुआ था, जो कि जीके के अनुसार सही है। अतः इन सम्मतों की ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रासो के सब सम्मतों में यथार्थ सम्मतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है दोस्तों कि रासो के संबंध में अनंत संवत की कल्पना है वो किस विद्वान ने की थी? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने की थी। 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर कोई भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासो के इस दोहे को पकड़ा। एकादश से पंचदह विक्रम साथ विक्रय साक अनंत तिहि रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। उन्होंने विक्रम के साक अनंत का अर्थ किया है ए माने शून्य, नंद माने 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल, क्या कारण बताया उन्होंने कि नंदवंशी हैं वो क्या है शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार का समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित सम्मत में से कुछ काल निकाल कर सम्मत लिखने की प्रथा कहीं नहीं पाई गई है। फिर भी यह विचारणीय है कि जिस किसी प्रचलित विक्रम सम्मत में से 90-91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में सम्मत दिए गए उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग ऐनिंद पाठ का होना भी अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा भी यह भी मिलता है। एकादश से पंचदह विक्रम जिस धर्मसुत प्रतीय साख पृथ्वीराज को लध्यो विप्रगुण गुप्त। इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया है, पर कितने में से 9 कम करने में यह तीसरा शक बनता है, यह नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। तो ये दोस्तों क्या है इतिहासकारों की बातें हैं, अपने आपसी वाद विवादें क्या है ये आपके परीक्षा उपयोगी नहीं है। बात सम्मत की ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भी भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में किसी बिना प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। माना कि रासो इतिहास नहीं है काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में भी सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के हेरफेर नहीं किया जा सकता। जयानक का पृथ्वीराज रासो विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो देखिए अपने जिस मुख्य ग्रंथ के आधार पर इन्होंने महाकाव्य कहा है, प्रथम महाकवि कहा है, और जिसके आधार पर वीरगाथा काल कहा था, उसको भी इन्होंने क्या कह दिया है पूरा वास्तव में पूरा ग्रंथ जाली है। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को दोस्तों डॉक्टर बूलर ने है वो अविश्वसनीय माना था, अप्रमाणिक करार दिया था। तो ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो उसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। तो ये क्या है किसी समसामयिक कवि की रचना नहीं है, इसमें कोई प्रक्षिप्त अंश नहीं है, बल्कि क्या है ये पीछे का ही एक लिखा हुआ ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी घटनाएं वो कपोल कल्पना के आधार पर दे दी गई हैं। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वीवट है वो लिखा है।
जबकि चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया गया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है, तनश्चंद्राजस्य चंद्रराज एभाभवत् संग्रहम यशुव्रता नाम सुव्रता नामिव व्यघात। इसमें यमक के द्वारा किसी चंद्रराज कवि का संकेत है। राय बहादुर, श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, जिनका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का कोई कवि था, तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी वंशज के यहाँ चंद्र नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो। जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि का वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह इमारत खड़ी की गई हो। ठीक है, पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। तो ये कथन क्या है? शुक्ल का है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका कथन है। किसके विषय में है? पृथ्वीराज रासो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कवित्वों छप्पों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि उसमें संस्कृत प्राकृत की नकल की गई हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है और क्रियाएं भी नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही साथ कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। तो ये आपसे पूछी जा सकती है, किस संबंध में, किस ग्रंथ के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है कि कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है और क्रियाएं भी नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के इस वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। ये आपसे कथन पूछा सकता है, यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं का काम का है। यानी कि यहाँ पर क्या है, भाषा को भी इन्होंने क्या है अप्रमाणिक बता दिया और साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है, कोई काम का नहीं है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थीं। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया था। पहले सोमेश्वर का दरबारी, पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहाँ बहुत सी भूमि चंद को भी दी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी को भेंट हुई। उसमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। तो ये दोस्तों क्या है, चंद्रबरदाई का वंश वृक्ष है, जिसमें उनके 2 बेटे थे, 2 क्या है 4 बेटे थे, यहाँ पर 2 के नाम दिए गए हैं, गुणचंद, जल्लचंद। तो ये जल्लचंद है दोस्तों, वो क्या है जल्लड़ हैं। ठीक है, इससे कोई आपका मतलब है नहीं। तो ये यहाँ पर क्या है, इनसे वंश परंपरा नानूराम जी हैं, जिससे क्या है हरप्रसाद शास्त्री जी नागौर में जाके मिले थे। नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंबूर में जा बसे और चौथे का वंश है वो नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान
एक जल है गुण बाव रो गुण समुद्र ससवान। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली भी दी गई है, वह पद यह है। तो सूरदास ने साहित्य लहरी पुस्तक में क्या है, अपने को चंद्रबरदाई के वंशज के रूप में बताया गया है। प्रथम ही प्रभु यज्ञ ते प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचार ब्रह्मा राखू नाम अनूप। पान पेय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कईयो दुर्ग पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय। परी पाए सुरन के सुर सहित स्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भो चंद चारु नवीन। तो यहाँ पर क्या है, चंद की वंशावली में बताया है। तो ये इन्होंने क्या है, वंशावली अपनी पूरी सूरदास जी ने भी दी है। सूरज चंद मंद निकाम, तो अपने तक इन्होंने वंशावली दी है। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद प्रकट यह होता है कि नानूराम जी ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है। बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3-4 हजार श्लोक संख्या में अपना एक काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 शमियों को लिख करके उस ग्रंथ को पूरा किया था। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप है वो धारण किया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो ने परिवर्तित रूप है, एक प्रकार से परिवर्तित रूप किस शासक के समय में धारण किया? तो अकबर के समय में। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम जी का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी, वह तो और भी ऊटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने दिए जाते हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तहें उदित दुर्ग दिल्ली सुदेश। तो ये पंक्ति दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है। ये पद्मावती समय की प्रथम पंक्ति है। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तहें उदित दुर्ग दिल्ली सुदेश। संभरी नरेश चौहान थान पृथ्वीराज तहें राजंत भान। संभरी नरेश सोमेश कूद देवत्त रूप अवतार दत्त चिहि पकड़ साहब लीन, तिहु बेर करिए पानी पहीन सिंह सुद। ठीक है। मनों कला ससभान, ये पंक्ति दोस्तों यहाँ पर क्या है, मुख्य है, परीक्षा उपयोगी। मनहु कला सचिभान कला 1600 बन्निए, बाल वैस सचिसा समीप अमृतरस पिन्निए। कि चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण है, वो क्या है, पद्मावती का मुख है। बिगसी कमल स्त्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय, हीर कीर अरुभिम मोती नक्शिक अहि उट्टिय, कुट्टिल केश सुदेश। तो ये भी क्या है पंक्ति दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखनी है कि कुट्टिल केश सुदेश पोह परिचयत पिक सद, कमल गंध व्यसंध हंस गति चलित मंद मंद, श्वेत वस्त्र सोहे शरीर नस, स्वाति बूंद जस भमर भवहि भुल्लहि स्वभाव मकरंद वासरस, प्रिय पृथ्वीराज नरेश। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है आपका, खुरासान मुल्तान खंदार मीर, बलस स्यो बलम तेग अचूर तीरम मंजारी। तो ये आपका कोई मतलब है नहीं। आगे अब आपका पढ़ेंगे हम दोस्तों भट्ट केदार और मधुकर कवि, जो कि क्या है, जयचंद के गुणगान से संबंधित काव्य लिखने वाले हैं। दोनों कवि 1224 से 1243। जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज का कीर्तिगान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के राजा जयचंद का गुण गाया है। रासो में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश
नामक एक प्रकार का महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार जयमयंक जयचंद्र का नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं। केवल इसका उल्लेख सिंघायच दयालदास राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। तो आपको ये है वो याद रखना है कि इन दोनों ग्रंथों का उल्लेख कहाँ मिलता है? सिंघायच दयालदास की राठौड़ारी ख्यात नामक ग्रंथ में, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहास विज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गढ़वाल राठौरों का विशाल साम्राज्य, और जिसकी राजधानी कन्नौज थी, तो जिसके अंतर्गत प्राय सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक का था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों ने गढ़वालों का साम्राज्य एक विस्तृत धन धान्य संपन्न देश के प्रधान भाग पर था। गढ़वालों की दो राजधानियाँ थीं, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गढ़वाल राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताना के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमतिदेव परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर चंदेल कन्नौज के पक्ष में, तो जो परमतिदेव है, परमाल रासो जिस पे लिखा गया है दोस्तों, वो क्या है? चंदेल राजा है। और चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों हम जगनिक का परमाल रासो। संवत 1230। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे। कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो प्रसिद्ध, तो महोबा का वर्णन है, दो देश प्रसिद्ध वीरों आला और ऊदल उदय सिंह के वीर चरित का व्रत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तर भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषावासी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आला के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। ये पंक्ति आपकी पूछी जा सकती है। आला के नाम से प्रसिद्ध हैं, आला खंड कहा जाता है, जिसको कि क्या है, चार्ल्स इलियट ने, जो कि फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर थे, ने प्रकाशित करवाया था। गांवों में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हैत के ढोल की गंभीर गूंज के साथ वीर हुंकार दिखाई देगी। कि 12 बरस ले कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतर ये जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये जो दोस्तों क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध इसकी पंक्ति है परमाल रासो की। 12 बरस लो कूकर जिए अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत ये जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये क्या है, इसकी लय है। इस प्रकार साहित्यिक रूप में ना रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। तो ये कथन आपसे पूछा सकता है किस विद्वान का है, कि साहित्यिक रूप में ना रहने पर भी, क्योंकि ये क्या है, लोक भाषा के कंठ में दोस्तों क्या है, चला आ रहा है, श्रुति परंपरा में चला आ रहा है, गेय रूप में चला आ रहा है, कि साहित्यिक रूप में ना रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में परिवर्तन ही नहीं हुआ, बल्कि वस्तु में भी अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, क्रिच, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं।
यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतिरक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए रचा गया था। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रतिरक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, बल्कि जनता ही के बीच इसकी गूंज बना रही, और यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आह्ला का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। तो ये कथन भी आपको याद रखना है। बैसवाड़ा इसका मुख्य केंद्र है, वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आलाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आह्ला संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमाल के सामंत थे, यानी कि परमर्दी देव के परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही डीप क्वेश्चन बन सकता है कि किस शाखा के क्षत्रिय थे? बनाफर शाखा के। इन गीतों का एक संग्रह आला खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला कलेक्टर मिस चार्ल्स इलियट ने पहले इन गीतों का प्रकाशन संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था, यानी कि क्या है 1865 में दोस्तों इन्होंने छपवाया था, चार्ल्स इलियट ने, जो कि फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर थे। श्रीधर, इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा। तो श्रीधर का आपको क्या है, रणमल छंद याद रखना है, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो पाटन के सूबेदार जफर खां से पर प्राप्त की थी। उसका एक पद्य नीचे दिया जाता है। ढई ढमई ढम ढकार ढंकर ढोली ढोली जंगिया सुर करही रण सहणाई समुहिर सरस रसम रंगिया कल कलही काल है कोड़ी कल रवि कुमल कायर थर हरई संचरई शक सुल्तान साहड़ सासी रवि संगरई। तो ये जो है कोई मतलब की है नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इस कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हमारा आदिकाल के अंतर्गत केवल एक प्रकरण रह गया है, जिसमें फुटकल रचनाएं शामिल हैं, जिसमें आपके अमीर खुसरो और विद्यापति को हम केवल पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी क्लास के माध्यम से वो अगली क्लास में आपका पूर्ण हो जाएगा। यदि आपको दोस्तों हमारी कक्षाएं पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट में लगा हुआ है, कविता क्या है, उसकी क्लास भी हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं या चल रही हैं, और उसकी प्रश्नोत्तरी भी दोस्तों जल्द है वो अपलोड की जाएगी। तो आप उसको देखना ना भूलें। लगातार दोस्तों अब आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।